आज के इस लेक्चर में कक्षा 12 का डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर की हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। ये बात मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इस एक्सरसाइज में हमें बहुत कम क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन मैंने जो इस चैप्टर के लेक्चर आपके लिए अपलोड किए हुए हैं उन्हीं में उनका आंसर सीधे सीधे है। जैसे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो निम्न के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखिए आपके लिए कुछ आयन लिखे हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये मैं आपको इस चैनल की जो लेक्चर है जहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने डी ब्लॉक की चारों संक्रमण श्रेणी, एफ ब्लॉक की दोनों श्रेणियां, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां लिखकर दिखाए। और यदि आप आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना ही चाहते हैं तो इसी चैनल की कक्षा 11 की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मैंने परमाणु संरचना पढ़ाते टाइम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाए हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। वैसे आप 12th में हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा, हालांकि कुछ यहाँ आयन अपवाद वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं तो ये सब आपको इससे पहले वाले जो लेक्चर हैं उनमें मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया, लेकिन लिखकर बताया है आपको कि देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर से अपने आप से कर लें। यदि कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से जिस आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको समस्या है आप मुझे बता सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखा है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn+2 के यौगिक Fe+2 के यौगिक की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए Mn+2 एक आयन दिया है और एक आयन आपको Fe+2 दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि जब ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आए दोनों, माने Mn+2 का Mn+3 और Fe+2 का जब Fe+3 होता है तो उस स्थिति में जो Mn+2 के यौगिक हैं वो अधिक स्थायी होते हैं Fe+3 यौगिकों की अपेक्षा। ऐसा इसलिए होता है, सीधा सा आंसर है, और इसके जो इस क्वेश्चन के आंसर का आधार है, इसके आधार पर आप इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। देखिए होता क्या है, Mn+2 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऑर्गन माने 18 वाले का इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ है और यहाँ 3d5 होता है। जबकि Fe+2 का अगर आप करते हैं तो ऑर्गन 18 और 3d6 आता है। तो यहां से क्लियर है कि D में 5 होने की वजह से डी उपकोष अपनी अर्ध अवस्था में है, और मैंने आपको कहा था कि कोई भी उपकोष अपनी अर्ध अवस्था या पूर्ण अवस्था में अधिक स्थायी होता है। जबकि Fe+2 में D6 आ रहा है तो D उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ना तो ये अर्ध अवस्था में है ना पूर्ण अवस्था में है। तो अगर हम दोनों आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कंपेयर करें, तुलना करें, तो Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी है Fe+2 की अपेक्षा। इस कारण क्या होगा, Mn+2 Mn+3 बनने के लिए, भाई Mn+2 जब Mn+3 बनेगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा इसका, भाई तभी तो जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो उस पर एक चार्ज और इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ये है अपनी अर्धावस्था में ज्यादा स्थायी, तो आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, अधिक होगा, आपको ज्यादा आयनन एंथैल्पी खर्च करनी होगी। जबकि अगर आप Fe+2 से Fe+3 बनाना चाहेंगे, माने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, तो अब ये ना अर्धावस्था है ना पूर्ण अवस्था है, माने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम स्थायी है, तो यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल सकता है, अर्थात कम ऊर्जा पर ही मिल सकता है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। तो Mn+2 जब Mn+3 में ऑक्सीकृत होगा तो आपको अधिक आयनन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, जबकि Fe+2 जब Fe+3 में ऑक्सीकृत होगा तो अपेक्षाकृत कम आयनन एंथैल्पी की जरूरत होगी। इसलिए कह देते हैं कि Mn+2 Mn+3 में ऑक्सीकृत होते टाइम या उसके जो यौगिक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। इसको मैंने आपके लिए आंसर में देखिए लिखा है, Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d5 है, जो कि वहां लिख के समझाया, जबकि Fe+2 का Ar3d6 है, जो ये लिखा है। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धावस्था में है, इस कारण Fe+2 से अधिक स्थायी है, जो मैं समझा रहा था कि वो अर्धावस्था में, ये ना अर्ध है ना पूर्ण है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Mn+2 का ज्यादा स्थायी है। फिर लिखा है इसलिए Mn+2 अवस्था में यौगिक Mn+3 में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, माने Mn+2 से Mn+3 आसानी से नहीं बनता, क्योंकि Mn+2 में द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो बहुत अधिक आयनन एंथैल्पी चाहिए, बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। जबकि Fe+2 यौगिक Fe+3 अवस्था में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि Fe+2 अवस्था में आयन एंथैल्पी का मान अपेक्षाकृत कम होता है, Mn+2 की अपेक्षा कम होता है, तो आसानी से Fe+2 Fe+3 बन जाएगा, इसलिए इसके यौगिक कम स्थायी होंगे, जबकि Mn+2 के यौगिक अवस्था में यौगिक क्या होंगे, अधिक स्थायी होते हैं। तो ये इसका आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। देखिए मैंने जहां लिखा है अपेक्षाकृत कम होता है, अतः प्रश्नानुसार, इसका मतलब है कि आपने बस अब प्रश्न उतार देना है कि अतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn+2 के यौगिक Fe+2 यौगिक की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ये लाइन आ जाएंगी इस प्रकार से, जब जब मैं प्रश्नानुसार लिखूंगा इसका मतलब प्रश्न उतार देना। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और बहुत अच्छे ढंग से इसको रिवाइज करें। कहीं कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचाएं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात है, जिसे हम 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, जो कि स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये कह रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के अर्धभाग, तो पांचवा तत्व 1 2 3 4 5, तो प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए फिर इसके बाद अगर हम जब आगे को बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक के साथ जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो अधिक स्थायी क्यों हो जाती है। वो ऐसा इसलिए हो जाता है, देखिए होता क्या है कि इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते जाते हैं, अर्थात उनकी जो इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे देंगे, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयन एंथैल्पी बढ़ी हुई होगी, द्वितीय आयन एंथैल्पी। और कुल मिलाकर कहें तो प्रथम अर्धभाग के बाद भाई देखिए इसके तो 3D में 1 आ रहा होगा, इसके 3D में 2 आ रहा होगा, इसके 3D में 3 आ रहा होगा, इसके 3D में 4, इसके 3D से 5। तो ऐसे अर्धावस्था है पूर्ण स्थायी है। और फिर आगे को जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी मिलेंगे, 3D6, 3D7, 3D8, माने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ज्यादा रहेगा। तो उससे क्या है कि ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब रहेंगे और लास्ट में आपको पता है कि 3D10 होगा, तो ये तो पूर्ण स्थिति है, पूर्ण अवस्था है, तो ज्यादा स्थायी होगा। तो यहां से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहला और उसके बाद जब दूसरा निकालेंगे तो आपके लिए जो इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा खर्च करना है, अर्थात जो आयन एंथैल्पी है उनके मान बढ़े हुए रहेंगे। तो इस वजह से +2 स्थिति में जब ये आयन आएंगे तो इनकी ज्यादा स्थायी अवस्था रहेगी, अर्थात इनके यौगिक ज्यादा स्थायी होंगे। तो इसलिए लिखा है प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, जब आप बाएं से दाएं जाएंगे पर प्रथम आयन एंथैल्पी व द्वितीय आयन एंथैल्पी का योग बढ़ता जाएगा, मतलब उनका जो जोड़ है वो बढ़ता जाएगा। इस कारण M+2 आयन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाएगी और उनके यौगिक जो है ज्यादा स्थायी होंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होंगे। फिर मैंने लिखा अतः प्रश्न अनुसार, माने फिर प्रश्न उतार देंगे, अतः ऐसे लिख देंगे, अतः प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का यह मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ऑक्सीकरण अवस्थाओं को किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं और उससे स्थायित्व का पता कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी जो आयन है वो अपनी अर्ध अवस्था में, माने उसके कोष अर्धावस्था में या पूर्ण अवस्था में यदि है तो वो ज्यादा स्थायी होता है। तो अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो इस संक्रमण श्रेणी में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो आयन अपनी अर्धावस्था में या पूर्ण अवस्था में होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। जैसे बात करें, देखिए लिखा है जिस ऑक्सीकरण अवस्था में आयनों में पूर्ण भरित या अर्ध भरित डी कोष होता है वे आयन अधिक स्थायी होते हैं। अर्थात हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे पता लगाएंगे कि जब आप जो भी ऑक्सीकरण अवस्था उनकी होगी उस ऑक्सीकरण अवस्था में अगर मान लीजिए डी में 5 हुए या डी में 10 हुए तो वो आयन ज्यादा स्थायी होगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था में Mn जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। माने Mn अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो उसमें D5 होता है, जो कि मैं अभी पहले क्वेश्चन के आंसर में भी बता रहा था। तो जब वो D5 स्थिति में होता है तो वो D5 होने के कारण अर्धभरित है, आधा भरा हुआ है, तो ज्यादा स्थायी है। अगर हम ऐसे बात करें Zn+2 की तो Zn+2 डी कोष में पूर्ण भरित होता है, माने 3D10 कंप्लीट हो गया होता है,
और यदि 3d10 कंप्लीट हो गया होता है तो Zn अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित कर रहे हैं कि वे उनके स्थायित्व को बता रहे हैं, स्थायी है कि नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जिस ऑक्सीकरण अवस्था में कोई आयन अपने डी कोष में आधा भरा होगा या पूर्ण भरा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह रहे हैं कि जब Mn अपनी +2 स्थिति में होगा तो उस स्थिति में उसके पास D5 होगा और D5 होने की वजह से वो अर्धभरित है, अर्थात Mn+2 में ज्यादा स्थायी होगा। जबकि Mn+3 में होगा या Mn+5 में होगा तो उस स्थिति में वो कम स्थायी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित कर सकते हैं और साथ में बता सकते हैं कि वो आयन स्थायी होगा या नहीं होगा। तो आप इसको अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। माने आपको संक्रमण तत्वों के कुछ बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हुए हैं, वो भी डी वाले, डी उपकोष के। उससे आपको ये पता लगाना है कि उस डी उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन है कि उनकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी वाली होंगी। जैसे 3d3 है तो 3d3 पहली बात तो वैनेडियम का होता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में V। तो ये जो 3d3 है +2 +3 +4 +5, तो +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। इन वाली जो ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है ज्यादा स्थायी होती है। 3d5 देखिए 3d5 एक बार लिखा है, लेकिन 3d5 दो तरीके से संभव है। एक तो संभव है वो क्रोमियम में, क्योंकि क्रोमियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे तो 3d4 आता था, लेकिन हम S का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके उसे 3d5 करते थे जिससे कि वो अर्धावस्था में आया। तो ये 3d5 क्रोमियम की है, तो ये +3 +4 +6 में ज्यादा स्थायी होता है। जबकि ये वाली 3d5 मैग्नीज की है जो ऑलरेडी आता ही था 3d5, तो इसमें +2 +4 +6 +7 तक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। बात करें 3d8 की, तो 3d8 कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का बाह्यतम कक्षा में आता है, तो ये +2 +3 में होता है। और फिर 3d4 लिखा है, तो 3d4 किसी का सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो कोई ऐसा तत्व संभव नहीं है। तो लिखा है इस विन्यास में कोई भी तत्व तलस्थ अवस्था में नहीं पाया जाता। तलस्थ मतलब मूल अवस्था माने ग्राउंड स्टेट, उसमें 3d4 आता ही नहीं है। अब आप कहेंगे क्रोमियम में आता है, लेकिन क्रोमियम में कहाँ आता है, आप 3d4 को 3d5 कर तो लेते हैं। तो 3d4 किसी भी तत्व के लिए सामान्य स्थिति में संभव ही नहीं है। तो जब ये संभव नहीं तो कोई ऑक्सीकरण अवस्था भी संभव नहीं है। तो ये जितने विन्यास लिखे हैं उन विन्यास के आगे मैंने उन तत्वों के नाम लिखकर उनकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर ही है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायन, ऑक्सो धातु का मतलब कि आपने प्रथम संक्रमण धातु संक्रमण श्रेणी की धातु ली, मान लीजिए Mn, तो Mn का ऑक्सो माने Mn ऑक्सीजन के साथ हो और ऋणायन भी हो, उस पर माइनस चार्ज भी हो। अर्थात आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी की कोई धातु ऑक्सीजन के साथ लेकर उस पर माइनस चार्ज होना चाहिए, उनके नाम लिखो। लेकिन कैसे नाम लिख रहे हैं, जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हो। अर्थात आपने ऐसे धातु के ऑक्सो ऋणायन लिखने हैं जिसमें वो धातु जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगी वही उसका वर्ग नंबर होना चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए, समूह संख्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर Cr2O7-2 लिखा है, ये बहुत सुना होगा आपने। तो Cr2O7 एक ऑक्सो ऋणायन है, क्योंकि धातु हो गई, ये ऑक्सो हो गया और ऋणायन हो गया। तो इसकी हम देखते हैं इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। आता तो हो गई आपको, Cr2O7-2 है, तो Cr की अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो x मान लेते हैं, तो ये 2 इसकी संख्या है, तो 2x प्लस ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन की संख्या है 7, लेकिन इसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है -2 और बराबर जो इस पूरे ऋणायन पर चार्ज है उसको बराबर लिख देंगे -2। तो 2x ये हो जाएगा -14 इक्वल टू -2, तो ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा और 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 12, तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगी, तो कितना बचेगा +6। तो आप देखेंगे +6 आ रहा है, इसमें भी देखिए +6 आएगा। मैं सीधा ऐसे ही बता देता हूँ, Cr का x, O का -2 बताया, तो 4 गुणा -2 -8 और बराबर -2, तो 8 उधर जाके प्लस का होगा, तो 8 में से 2 गए 6, तो यहाँ भी +6 आ रहा है। तो Cr2O7-2 तथा CrO4-2 में क्रोमियम का +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जो कि Cr के समूह, अर्थात समूह को हम वर्ग भी बोलते हैं, संख्या 6 के बराबर है। क्योंकि क्रोमियम की जो वर्ग संख्या होती है वो 6 होती है, 6 तो B होता है, तो क्रोमियम का वर्ग 6 है और उसका ऑक्सीकरण अवस्था भी कितना है, +6 है। तो इस प्रकार के दोनों धातु के ऑक्सीकरण एग्जाम्पल होंगे। ऐसे ही बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की।
तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज होता ही है, तो मैग्नीज का ये ऑक्सीकरण आयन MnO4-, इसमें अगर हम Mn की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो +7 आएगी, और Mn का जो वर्ग नंबर होता है, जो समूह की संख्या होती है, वो भी 7 होती है। तो ये तीनों एग्जाम्पल इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो धातु के ऑक्सीकरण आयन होते हैं, उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उन्हीं धातु के वर्ग संख्या के बराबर होती है। तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके परिणाम क्या है? तो लैंथेनाइड आकुंचन के बारे में तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा एक लैंथेनाइड आकुंचन और एक्टिनाइड आकुंचन के लिए पूरा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये वहां से देखेंगे आप। लेकिन हाँ, लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम क्या है, माने जब लैंथेनाइड आकुंचन की घटना लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में देखने को मिलती है तो ऐसा क्या हो जाता है? तो भाई सीधी सी बात है कि लैंथेनाइड आकुंचन होने से जैसे आप लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमिक रूप से घटती जाती। इस वजह से होता क्या है कि उन लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान जैसे हो जाते हैं, अर्थात उनके आकार में थोड़ा बहुत अंतर रह जाता है। इसलिए उन लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुण समान हो जाते हैं, बहुत सारे रासायनिक गुण उनके समान हो जाते हैं। इसके दूसरा, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण जो लैंथेनाइड तत्व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और अगर हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं तो वो क्षार है, तो उनकी जो क्षारीय सामर्थ्य है वो घटती जाती है इस लैंथेनाइड आकुंचन के कारण। तो लिखा है इस घटना के कारण लैंथेनाइड तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता घटती है। अर्थात लैंथेनाइड आकुंचन के कारण जैसे जैसे आप लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे और उनके जो लैंथेनाइड तत्व OH के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, माने क्षार बनाएंगे, तो क्षारीय सामर्थ्य भी घटती जाएगी लैंथेनाइड आकुंचन में। तो ये महत्वपूर्ण 2 परिणाम लैंथेनाइड आकुंचन के बाद देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। देखिए मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिए हैं, एक बार इसको पढ़कर देखते हैं। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? तो सबसे पहले इस चैप्टर में डी ब्लॉक स्टार्ट होता है और डी ब्लॉक को ही हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो उनके अभिलक्षण मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, उनके द्वारा रंगीन आयनों का बनना, उनका अनुचुंबकीय लक्षण ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शित करना, वो उत्प्रेरक की तरह काम में आते हैं, उनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, इस प्रकार के गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, क्रियाशीलता बहुत उच्च होती है। तो इस प्रकार के 14-15 आपको मैंने लक्षण लिखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, तो उनको आप वहां से तैयार करेंगे। फिर ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं और ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में है, तो इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी आप कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जाते, माने डी ब्लॉक में होते हैं लेकिन फिर भी संक्रमण नहीं है। क्यों? कौन कौन से तत्व हैं वो? Zn, CD, Hg, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्योंकि इनमें D10 कंप्लीट होता है, इसमें भी D10 होता है, इसमें भी D10 होता है। तो जब डी कोष पूर्ण हो जाता है तो इसकी केवल बाह्यतम कक्षा ही इन 3 तत्वों की अपूर्ण होती है, बाह्यतम 2 कक्षाएं नहीं होती, जबकि अन्य तत्वों की डी ब्लॉक की बाह्यतम 2 कक्षाएं पूर्ण होती हैं, जिन्हें वो दोनों कक्षाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन इनमें D10 कंप्लीट होने की वजह से बाहर से अंदर वाली कक्षा पूर्ण हो गई होती है, केवल बाहर की कक्षा ही अपूर्ण रह जाती है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है? तो भिन्नता का यही कारण है, ये भी मैंने पहले आपको बताया है कि संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम 2 कोष अपूर्ण है, इसलिए वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे उनकी केवल बाहर की कक्षा ही अपूर्ण होती है, इसलिए वो निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये भिन्नता है और मैंने आपको बताया भी है पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको बताया जा चुका है, लैंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं? तो ये मैंने बड़े विस्तार से, जब लैंथेनाइड श्रेणी के गुण चल रहे थे तो वहां ऑक्सीकरण अवस्था हेडिंग है, उसको मैंने बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके पार्ट कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। तो मैंने संक्रमण धातुओं में के अभिलक्षण बताते समय चुंबकीय लक्षण आपको बताया है और उसमें कहा है कि संक्रमण धातुएं अधिकांश अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनुचुंबकीय लक्षण का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अनुचुंबकीय लक्षण होगा। विस्तार से देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे। उसके बाद है संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान, तो ये भी उसमें आ चुका है।
संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ये भी मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि इनके गलनांक उतनांक उच्च होते हैं और क्रियाशीलता उच्च होती है। हालांकि इसको भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप इन चारों क्वेश्चन को, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11 के ये जो पार्ट है ये, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा है कि संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या है, तो 4 अभिलक्षण के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 11 ही पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस चैप्टर की जो वीडियो हैं, वो जो लेक्चर हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे। मैंने विस्तार पूर्वक समझाए और लिखाए हैं, इनको आप वहां से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के द्वारा अधिक क्यों बनाए जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है। संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता असंक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आप पहले के लेक्चर से देखेंगे। फिर आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए और पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर पीएच बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब आपको पहले के लेक्चर में उपलब्ध मिलेंगे। फिर अगला भी ऐसे ही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए कि कैसे वो एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और निम्न के साथ क्रिया लिखिए। देखिए थोड़ा सा एक ऐड कर दूं बात कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो ये बहुत सारी अभिक्रियाओं में, जैसे मैं कार्बनिक रसायन बहुत जल्द स्टार्ट कराने वाला हूँ, वहां देखेंगे आप कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएगा, अम्ल बनाएगा। इसी प्रकार से ये आयतनीय विश्लेषण में भी प्राथमिक मानक के रूप में प्रयोग होता है अपने इस ऑक्सीकरण गुण के कारण। साथ में आपको उस पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ आयनिक अभिक्रियाएं, आयोडाइड आयन, आयरन सेकंड विलयन और H2S के साथ लिखनी है। तो इस सब में आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया रहे कि हम एक एक क्वेश्चन की बात एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कर रहे हैं। तो जब ये पहले लेक्चर में आ गए हैं तो टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है, आप वहां से उन लेक्चर से देख लेंगे तो आपको ये आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे कुछ और नए नेक्स्ट क्वेश्चंस की। बात करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार आयरन सेकंड आयन SO2 ऑक्जेलिक अम्ल से विक्रिया करता है, विक्रियाओं के लिए आयनिक समीकरण लिखिए। तो ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया, आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ डाटा दिया है कि कौन ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो इसका भी आंसर देखिए पहले ही है, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सारे आयनों में आप इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, जिसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा रंगीन होगा, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, जोड़े वाले होंगे, वो रंगहीन होगा। इस प्रकार से छाटेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने आज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो कराए हैं वो इसी तरीके के थे। क्या प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है, अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जिन आयनों में डी कोष अर्धभरित या पूर्ण भरित होगा वो ज्यादा स्थायी होंगे अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के रसायन की तुलना करनी है, जो कि मैंने इससे पहले के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आपको बताया था। किसके संदर्भ में करनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, तुलना कर सकते हैं। परमाणु आयनिक त्रिज्या दोनों के लिए लिखाए हैं, ऑक्सीकरण अवस्था लिखाया है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता लिखा है। तो मैंने आपको लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में समानता भी लिखाई है और भिन्नताएं भी लिखाई हैं, और इन टॉपिकों के आधार पर ही लिखाए गए हैं। तो आप पहले के लेक्चर से इनको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस एक्सरसाइज को जब कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले के लेक्चर में मिल जा रहे हैं, अर्थात हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वहां से मिल जा रहे हैं। तो उनको वहां से आप अच्छे से तैयार करते रहें, और जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूं तो उनको भी नोट करते रहें। बात करते हैं इसके बाद कुछ और नए नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिए लिखा है मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। इसमें क्वेश्चन है, जलीय विलयन में कोबाल्ट सेकंड स्थायी है। जब कोबाल्ट अपनी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है और जलीय विलयन में है तब वो स्थायी है, परंतु संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में। तो संकुलनकारी अभिकर्मक होते हैं जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट होती है, माने उपसह संयोगी, जो कि इससे अगला चैप्टर है। थोड़ा 21 क्वेश्चन वहां से रिलेट कर रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो संकुलनकारी अभिकर्मक इस प्रकार से, मैंने आपको पहले कहीं बताया होगा, K4FeCN6
इनमें स्क्वायर ब्रैकेट होती है, उपसहसनी होगी या संकुलकारी अभिकर्मक बोलेंगे। इनकी उपस्थिति में यह सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत क्यों हो जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, इन यौगिकों में एक ऊर्जा होती है जिसे हम कहते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हिंदी में कहेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का जो मान है वो कोबाल्ट की तृतीय आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। इस कारण क्या होगा कि कोबाल्ट सेकंड सरलता से कोबाल्ट थर्ड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्योंकि इसे हम स्थायित्व ऊर्जा भी कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा। तो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा का मान जब ज्यादा है आयनन एंथैल्पी से, तीसरी कोबाल्ट की तृतीय आयनन एंथैल्पी से, तो उस स्थिति में कोबाल्ट थर्ड ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो इसलिए कोबाल्ट सेकंड किस में चेंज हो जाता है? कोबाल्ट थर्ड में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा है उसका मान कोबाल्ट की तृतीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है, और जब क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा का मान अधिक है तो वो स्थायी अधिक होगा, अर्थात कोबाल्ट थर्ड ज्यादा स्थायी होगा। तो इसलिए कोबाल्ट सेकंड सरलता से कोबाल्ट थर्ड में बदल जाता है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के तीसरे पार्ट की। तो ये है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है। माने जिन आयन में लास्ट में D1 आता है तो उनका जो विन्यास है वो अस्थायी टाइप का होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये D1 आसानी से D कोष अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर D0 बन जाता है, और D0 स्थिति ज्यादा स्थायी स्थिति है। तो और ये सरलता से संपन्न भी हो सकती है। तो इसलिए आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी होता है, क्योंकि वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर D0 बन जाएगा और स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। असमानुपातन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण लिखिए। तो एक तो मैंने लिखा है, एक आप खुद से लिखेंगे। इसको मैं आपको समझा देता हूं। ये कक्षा 11 और 10 में भी आप पढ़ चुके होंगे। असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक तत्व दो से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये तो हमें आता ही है कि दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था तो कोई तत्व दर्शाएगा ही, तभी उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन का पता चलेगा। लेकिन जब दो से ज्यादा दर्शाने लगे तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। यह अभिक्रिया देखिए बहुत मोस्ट भी है। क्या होता है जबकि दृष्टि से क्लोरीन की NaOH से क्रिया हो रही है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं लिखते हैं इसके ऊपर। तो क्लोरीन की यहाँ 0 होगी क्योंकि मुक्त अवस्था है। यहाँ देखें तो अगर मान लीजिए H की +1 है, Na की +1 है, O की -2 है। NaCl में Cl -1 है, Na +1 है। यहाँ पर पूरे ClO3 मतलब Na की +1, Cl की -2 है, 3 दूनी 6 -6 और एक -5। तो यहाँ लिखेंगे आप +5। H2O में O की -2 और H की +1। तो अब आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन 0 प्रदर्शित कर रहा है, एक तरीका तो 0 प्रदर्शित कर रहा है, और एक प्रदर्शित कर रहा है क्लोरीन इधर -1, और एक क्लोरीन प्रदर्शित कर रहा है +5। तो इसलिए यह समानुपातन अभिक्रिया। यदि क्लोरीन 0 से +1 है, -1 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, माने आप कह सकते हैं कि अपचयन है। कहीं पर किसी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण है। तो कोई भी तत्व सामान्य रूप से दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था तो दर्शाता ही है, लेकिन जब वो दो से ज्यादा दर्शाने लगता है तब उन्हें हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। और ये मैंने थ्योरी में लिखा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक तत्व दो से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है उसे असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल आप खुद से बुक से ढूंढ कर लिखें और उसमें देखें कि कौन सा ऐसा तत्व है जो दो से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम संकरण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा माने बहुत बार +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है? बहुत बार से मतलब अधिकांश है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक जाती है, तो उसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला जो तत्व है वो कॉपर है। लिखा है मैंने कि कॉपर का जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d10 4s1 होता है। आता तो इसमें 3d9 है और 4s2, लेकिन ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए उसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 3d10 4s1 है। तो अपने यहाँ पर तो ये स्थायी है 3d10, तो इसमें d में 10 हो गए हैं, 10 होने चाहिए। तो ये 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको त्यागना चाहता है और उसे त्याग देता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्योंकि जब ये इसको त्याग देगा तो कॉपर आयन बन जाएगा जो कि स्थायी अवस्था है। तो इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर एक ऐसा तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cu+ आयन बनेगा, स्थायी अवस्था में आएगा, इसलिए कॉपर अधिकांशतः +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित गैसीय आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। Mn+3, Cr+3, Ti+3। तो देखिए
और कौन सा ज़्यादा स्थायी है ये बताना है आपने। तो Mn+3 आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और फिर +3 चार्ज है तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, तो ये सब आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। तो कुल मिलाकर Mn+3 में 3d4 आएगा बाह्यतम विन्यास। तो उसके अगर आप इलेक्ट्रॉन डी कोष में 5 परमाणु कक्षक होते हैं, उनको आप भरेंगे तो 1 2 3 4, तो चारों इलेक्ट्रॉन बिना जुड़े वाले हैं, इसलिए n=4 युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। Cr+3 में 3d3 लिखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन बिना जुड़े गए हैं, और 3d1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बात करें कि कौन जलीय विलयन में स्थायी है, तो स्थायी पता लगाने के लिए फिर से वही क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो थ्योरी है हमारी, वहां से हम देखें तो T2G में जो स्थिति आएगी स्थायी वाली वो क्रोमियम की आती है। तो इसे डिटेल में आपको मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो Cr+3 अधिक स्थायी होगा। तो फिलहाल तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पहले पार्ट की। उदाहरण देते हुए संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण को समझाइए। संक्रमण तत्वों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से पहला है संक्रमण धातु के निम्नतम ऑक्साइड क्षारीय हैं जबकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड अम्लीय या उभयधर्मी है। इसका यह मतलब है कि जब कोई संक्रमण धातु अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है और ऑक्साइड बनाती है तो फिर वो क्षारीय होते हैं, तथा अम्लीय जब वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड बनाते हैं, संक्रमण धातु जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को यूज करते हैं तब उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय या उभयधर्मी। तो इसके लिए मैं बता दूं, निम्नतम ऑक्साइड में जो संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो सबसे कम होती है, इस कारण वो क्षारीय होते हैं। जब वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, माने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करेंगे तो वो अम्लों से क्रिया करनी होगी उन्हें, तो इसे लिखा तथा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए अम्ल से क्रिया कर ऑक्सीकृत होंगे, इसलिए वो उच्चतम ऑक्साइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बनते हैं। अतः प्रश्नानुसार माने वही संक्रमण धातु के निम्न ऑक्साइड क्षारीय हैं तथा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय हैं। इसके बाद बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के दूसरे पार्ट की। संक्रमण धातुओं की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों तथा फ्लोराइडों में प्रदर्शित क्यों होती है। तो देखिए क्वेश्चन यही नहीं वैसे भी है कि पूरी आवर्त सारणी में जितने तत्व हैं यदि वो अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे तो वो ऑक्साइड और फ्लोराइडों में, वो इसलिए क्योंकि जो ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन से बनेंगे, फ्लोराइड मींस फ्लोरीन से बनेंगे। तो पूरी आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में जो सबसे ज्यादा ऋणी तत्व है वो फोन है। मैं याद करने के लिए बता देता हूं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन जब बहुत ज्यादा ऋणी तत्व है तो इनसे जब कोई जुड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा धनी होगा, अर्थात उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए संक्रमण धातुएं भी अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड और ऑक्साइड में ही प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका क्या आंसर लिखा है, ऑक्सीजन में फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी तत्व हैं तथा आकार में छोटे हैं, इसलिए इनके साथ यौगिक बनाने के लिए संक्रमण तत्व अर्थात धातु को उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का तीसरा पार्ट। धातुओं के ऑक्सोरेनायन में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है। तो ये भी देखिए सेकंड पार्ट के जैसा है, क्योंकि ऑक्सोरेनायन का निर्माण ऑक्सीजन की वजह से होगा और ऑक्सीजन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, तो इसलिए इससे जुड़ने वाली धातु को उच्च विद्युत धनी होना पड़ेगा। तो इसलिए ऑक्सोरेनायन में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था धातुओं के द्वारा प्रदर्शित होती है। तो देखेंगे ऑक्सोरेनायन का निर्माण ऑक्सीजन के कारण होता है तथा ऑक्सीजन एक उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, इस कारण धातु ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ये ऑक्सोरेनायन लिखा हुआ है, ऑक्सोरेनायन माने ऑक्सीजन और ऋणायन लगाओ, तो Cr2O7 माइनस माइनस, Cr का x माना तो 2x, O का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है तो 7 गुणा -2 और ये बराबर 4 रखेंगे -2, तो ये -14, ये -2 है, इधर जाके +14 होंगे तो 2 जाएंगे -12 और ये x हो जाएगा +6। ऐसे MnO4 माइनस में आप देखें तो x O का -2 तो 4 गुणा -2 बराबर -1, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, इधर आके +8 और ये 7 बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्रोमियम द्वारा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +6 प्रदर्शित की जा रही है और Mn द्वारा +7। इसका कारण यही है क्योंकि ऑक्सोरेनायन में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए धातु को, चूंकि ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व है, इसलिए उसके साथ जो जुड़ेगा उच्च विद्युत धनी तत्व होना चाहिए, इसलिए धातुओं के ऑक्सोरेनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इस टाइप से, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 और 27 की। तो 26वें प्रश्न को आप देखेंगे तो लिखा है निम्नलिखित को बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए। क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट माने K2Cr2O7 और पायरोल्यूसाइड से KMnO4 आपने बनाना है। तो ये मैंने आपको इस चैनल की इस प्लेलिस्ट में 12th प्लेलिस्ट जब डी ब्लॉक तक तो मैंने आपको पढ़ाया है,
तो उसमें मैंने आपको ये बनवा दिया है, तो ये आप वहां से तैयार कर लेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में मिश्र धातुएं क्या है, ये तो देखिए आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। लेकिन फिर क्या पूछा, लैंथेनाइड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्र धातु का उल्लेख कीजिए और इसका उपयोग भी बताइए। तो देखिए मिश्र धातु होती है जब आप मिश्र धातुओं को मिक्स करना, जब आप दो या दो से अधिक धातुओं को या उनमें कुछ अधातु मिलाकर समांगी मिश्रण तैयार करते हैं, निश्चित अनुपात का पूरी तरह से मिश्रित एक मिश्रण तैयार करते हैं, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु लैंथेनाइड की पूछी है तो मिस धातु है, देखिए इसमें कंफ्यूजन मत आना, वो मिश्र धातु, मिस धातु नाम है मिश्र धातु का। तो मिस धातु एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है, 30 से 35% आपने सीरियम लेना होता है और कुछ मात्रा में क्या लेना होता है, अन्य हल्की लैंथेनाइड धातु जैसे जेडा, जिरकोनियम। उसके बाद ये मिश्र धातु बनती है। तो मिश्र धातु का एक अच्छा उदाहरण है लैंथेनाइड की। इसका जो उपयोग है वो धातु कर्म, अर्थात जब आप अयस्क से धातु का निष्कर्षण कर रहे होते हैं तो उसे हम धातु कर्म बोलते हैं। तो धातु कर्म में अपचायक की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो इस मिश्र धातु का उपयोग होता है। इसी से एक ऐसी धातु और बनाई जाती है जिसका उपयोग जेट इंजन बनाने वगैरह, उनके जो पार्ट्स हैं उनको बनाने में होता है। तो ये मैंने आपको जहां लैंथेनाइड के उपयोग लिखाए हैं वहां भी इसके लिए बताया होगा। तो इस प्रकार से आपके ये 2 और क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 और 29 की। देखिए 28 प्रश्न क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है। तो मैंने बड़े डिटेल से आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है कि जिनके बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, उन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और आंतरिक संक्रमण तत्व में हम ये भी कह सकते हैं कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आता है, एक बार चौथे गैप में, एक बार 5वें गैप में, उनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन आंतरिक संक्रमण तत्वों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी आती है, जिनको आपने आवर्त सारणी से नीचे बाहर की तरफ रखा है। फिर पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं। तो इसके लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, या तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें सबके। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 4f या 5f में आ रहा होगा तो वो आंतरिक संक्रमण। नहीं तो मैंने आपको बताया है कि लैंथेनाइड श्रेणी कहां से कहां तक है और एक्टिनाइड श्रेणी कहां से कहां तक है। तो लैंथेनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है 58 सीरियम से HF72 तक ऑफ एम, ये लैंथेनाइड है। और ऐसे ही एक्टिनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है 89 एक्टिनियम से 103 लोरेंसियम तक। तो ये 14 तत्व और ये 14 तत्व, ये लैंथेनाइड के हैं, ये एक्टिनाइड के। तो देख लीजिए इनके बीच में कौन परमाणु क्रमांक आ रहा है, तो 59 आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब ये आंतरिक संक्रमण तत्व है। 74 देखिए इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि 72 के बाद से फिर वो तत्व जो है डी ब्लॉक में चले जाते हैं। 95 को देखें तो 89 और 103 के बीच 95 आ रहा है, 102 भी आ रहा है, फिर 104 है, तो ये बाद में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक 59, 95 और 102 के जो तत्व हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि ये लैंथेनाइड श्रेणी में है और ये दोनों तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और आंतरिक संक्रमण तत्वों में दोनों श्रेणियां आती हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक्टिनाइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लैंथेनाइड तत्वों का रसायन। माने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में अगर हम बात करें तो एक्टिनाइड श्रेणी का जो रसायन है, जो केमिस्ट्री, वो थोड़ी टिपिकल है, टफ है, नियमित नहीं है, उतना गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं है जितना लैंथेनाइड में देखने को मिलता है। इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इस कथन को आपने बताना है, क्लियर करना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए लैंथेनाइड भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तरह तरह की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और एक्टिनॉइड भी। लेकिन लैंथेनॉइड में वो परिवर्तन, ऑक्सीकरण अवस्था का जो परिवर्ती दिखाना है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना एक्टिनॉइड में। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो +2, +3, +4 तीन तरीके की ज्यादा है, जिनमें मुख्यतः +3 है। जबकि एक्टिनाइड श्रेणी में देखिए आप +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जा रही है। तो बहुत ज्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। हालांकि मुख्यतः एक्टिनाइड तत्व भी +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, परंतु फिर भी इतना ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है, इतनी ज्यादा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इनका जो रसायन है उतना नियमित नहीं होता जितना कि लैंथेनॉइड का होता है। तो फिर लिखा आता है प्रश्नानुसार, माने आप प्रश्न वाली लाइन यहाँ पर उतार देंगे। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 29 तक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 की। देखिए एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? इसको मैंने अभी लिखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लोरेंसियम है, क्योंकि एक्टिनाइड श्रेणी एक्टिनियम से स्टार्ट होती है 89 AC से 14 तत्व आगे जाएंगे तो 103 लोरेंसियम आएगा।
इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इसकी संभावित ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो बहुत आसान है, देखिए एक्टिनाइड श्रेणी का अंतिम तत्व लॉरेंशियम Lr है और इसका परमाणु क्रमांक 103 होता है। 103 का अगर आप करेंगे तो रेडॉन 5f14, क्योंकि इसमें f में 14 हो जाएंगे, अंतिम तत्व है 5f में, और 6d1 7s2। इसकी संभावित ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुंड नियम के आधार पर Ce+3 आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्युत्पन्न कीजिए तथा प्रचक्रण मात्र सूत्र के आधार पर, जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र है उसको प्रचक्रण मात्र सूत्र कह रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए सीरियम 58 होता है, यहीं से लैंथेनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है, तो ये जिनॉन 4f1, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रही है तो f कोस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 5d1 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम सीरियम +3 करें तो ये देखिए 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाते हैं, 4f1 रहेगी, और 4f में अगर आप इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे तो 1 है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है μ = √n × n+2, यहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n का मान 1 रखेंगे तो ये √3 आएगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 bm, माने बोर मैग्नेटॉन। ये मैंने आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है, उसको वहां से देख सकते हैं। बहुत आसान से ये दोनों क्वेश्चन है, और इसके बाद भी आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित लेक्चर्स बहुत अच्छे से बताए हैं, वहाँ सभी तत्वों के लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, तो वहां से आप इनको तैयार कर सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। लैंथेनाइड श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। माने आपने लैंथेनाइड श्रेणी के 14 तत्वों में से ऐसे तत्व छांटकर लिखने हैं जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हो और +2 दिखाते हो। इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध लिखिए। माने ये जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस स्थिति में कैसा होता होगा ये बताना है आपने। तो देखिए पहले मैंने +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व लिखे हैं, C, Pr, Nd, Tb और Dy। ऐसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व ये लिखे हैं। अब देखिए +2 तो तब दिखाते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, 5d0 6s2, और +4 तब दर्शाते हैं जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 4f0 हो या 4f7 हो, माने 4f में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या 4f में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे, और +2 तब दर्शाएंगे जब उनका 5d0 6s2, क्योंकि इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को वो त्यागेंगे और +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ नए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 34 की। निम्नलिखित के संदर्भ में एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों तथा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, फिर से रिपीट हो रहा है, और मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लैंथेनाइड श्रेणी तत्वों के गुण भी मैंने आपको पढ़ाए हैं और एक्टिनाइड के भी। तो उनमें से इन्होंने 3 गुण यहाँ पर पूछे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो इन 3 गुणों के आधार पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना करनी है, तो ये आप वहां से लेक्चर से देख सकते हैं, तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 61, 91, 101 तथा 109 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, नहीं तो ये भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहले पढ़ा दिए हैं इन सारे तत्वों के, क्योंकि हमने पूरा डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कवर किया है, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग जरूर पढ़ा है। तो देखिए 61 जिनॉन 54 होता है, 4f5 5d0 6s2 है। 91 रेडॉन है, 86 होता है, 5f2 6d1 7s2। ऐसे ही 101 में रेडॉन है 5f13 6d0 है, 7s2 यहाँ पर 6d7 है, और 5f में 14 है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 35 में है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। माने जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है जिसे हम 3D से कहते हैं, और फिर द्वितीय 4D और 5D की तुलना आपस में करनी है। तो ये मैंने आपको डी ब्लॉक के जब लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया, और हेडिंग भी सारे वही हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, आयन एंथैल्पी और परमाणु आकार। तो इनके लिए तुलना करेंगे। परमाणु आकार में बस ये होता है कि 3D से तो इनके ज्यादा होते हैं, लेकिन 4D और 5D का साइज लगभग समान हो जाता है, तो ये इसमें एक मेंशन करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 37 आएगा, 36 के बाद 37 आएगा, वहां पर इनके आपस में भिन्नता पूछिए। तो भिन्नता को लेकर जब हम इनके आधार पर वर्णन करेंगे तो उसमें भिन्नता तो आएगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 और 37 आपका तैयार हो जाएगा, अभी मैं लिखूंगा उसे। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं।
बात अगर क्वेश्चन नंबर 36 की करें तो ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्न आयनों में प्रत्येक के लिए 3D इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। माने कुछ आयन आपको दिए हैं, तो सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं कि इनके 3D कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए यहाँ पर से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप इन जलयोजित आयनों अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों में किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे। तो देखिए एक्चुअल में अगले चैप्टर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में मैं आपको बताऊंगा कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में जो डी कोष के 5 परमाणु कक्षक होते हैं उनको ऊर्जा के 2 सेट में विभक्त किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले टाइटेनियम +2 में 3D2 होता है। तो डी कोष में चूंकि 5 परमाणु कक्षक होते हैं तो 1 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3D3 के हिसाब से 3 आ गए। Cr+3 में भी 3D3 होता है। ये तो आपने बहुत अच्छे से किए होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, और जब धनायनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन उतने ही त्यागते जाते हैं जितना उस पर प्लस चार्ज है, जो कि मैंने आपको कक्षा 11 की आप जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर देख सकते हैं, जहां धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए हैं। तो बहुत ईजी है ये तो। Mn+2 में 3D5 है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देखिए 5 परमाणु कक्षकों में भरे हैं। Fe+2 में 3D6 होता है, क्योंकि सीधी सी बात है Fe का 26 होता है, तो 3D6 4s2 आया होगा, वो +2 होने का मतलब s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो D6 है तो पहले एक एक करके सब में भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 फिर 6। Fe+3 की बात करें तो एक और निकल गया तो 3D5 होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। CO+2 में आपको पता है कि 3D7 4s2 होता है, तो 2 निकले हैं, तो 3D में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। Ni में फिर एक इलेक्ट्रॉन 3D8 हो जाता है, क्योंकि 4s के तो दोनों निकल गए Ni+2 होने की वजह से, तो ये 8 में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। Cu+2 है, तो Cu+2 में Cu का देखिए 3D10 4s1 हो जाता है, तो +2 होने का मतलब s में से एक गया और D10 में से एक और गया, तो D9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से तो पहला पार्ट तो ये है कि निम्न आयनों में प्रत्येक के लिए 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो इतना हमने कर दिया इन आयनों में। लेकिन जो ये पूछ रहा है आप इन जलयोजित आयनों में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, अर्थात अब आपने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के हिसाब से अष्टफल की आकृति में जो ये डी कोष होता है ये ऊर्जा के 2 सेट में विभक्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 3 उपकोष ऊर्जा के एक सेट को बनाते हैं जिसे हम T2G कहते हैं, और बाकी के 2 जो परमाणु कक्षक होते हैं वो EG सेट बनाते हैं। तो अष्टफलकीय में वो जो 3 परमाणु कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा कम और जो 2 कक्षक बचे उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। इस हिसाब से अब हम इन आयनों के इलेक्ट्रॉनों को उसमें फिल करेंगे। तब तक आप पहले ये नोट कर लीजिए। तो देखिए हमने सबसे पहले डी उपकोष के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर जो 5 परमाणु कक्षक सीध में होते हैं उनमें हमने डी में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन किस में है उनको दर्शा दिया है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जब अष्टफलकीय स्थिति में इन डी उपकोष को लाएंगे तो आप देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि अष्टफलकीय स्थिति हो एक चतुष्फलकीय स्थिति हो, तो ये जो डी उपकोष होता है ये इसके 5 परमाणु कक्षक ऊर्जा के 2 सेट बनाते हैं। ऊर्जा का एक सेट होता है शुरू के 3 परमाणु कक्षक dxy dyz dx²-y², ठीक है, सॉरी dxy dyz dzx। तो ये 3 शुरू के परमाणु कक्षक ऊर्जा का एक सेट बनाते हैं जिसको हम T2G नाम देते हैं। बाकी बचे 2 परमाणु कक्षक dx²-y² और dz² ऊर्जा का एक सेट बनाते हैं, उसको हम EG बोलते हैं। तो अष्टफल के संकुलों में तो क्या होता है T2G सेट की एनर्जी कम और EG की ज्यादा होती है। तो इसी आधार पर चूंकि हमने ये सबको अष्टफल की स्थिति में दर्शाना है तो आप देखेंगे इस डी कोष को मैंने तोड़ा है। तो देखिए अष्टफल के लिए तो T2G सेट की एनर्जी कम है और EG की ज्यादा है। अब आप चूंकि टाइटेनियम +2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होंगे 1 2। तो इस प्रकार से टाइटेनियम में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी अष्टफल की स्थिति के लिए वो 2 होगी, जो कि सामान्य स्थिति में भी 2 ही थे। तो आप एक एक करके इसको नोट करते रहेंगे, मैं समझाता रहूंगा क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वेनेडियम +2 की, तो वेनेडियम +2 में आप देखें तो यहां पर स्थिति हो गई है 3, तो 3D3 है तो 3 हुए, तो इसका जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसमें वेनेडियम +2 में वो 3 होगी। बात अगर करें हम Cr+3 की, तो Cr+3 में भी देखिए आप 3D3 जैसी स्थिति है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 है तो इसी प्रकार से तो n का मान 3 ही रहेगा। बात करते हैं Mn+2 की, तो आप देखेंगे तो Mn+2 में 5 इलेक्ट्रॉन है सामान्य स्थिति में, लेकिन जब आप इसको अष्टफल के संकुल में भरेंगे तो देखिए 1 2 3 तो आ गए, जो चौथा और 5वां पहले ऊपर जाएगा, माने जोड़े बाद में बनेंगे। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं Mn+2 में।
बात करें अगर हम Fe+2 की, तो Fe+2 की स्थिति में जो 3D में इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो गए हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो जब आप यहाँ भरेंगे तो 5 तो यहाँ भर गए। अब इनके T2G से जोड़े बनने स्टार्ट होंगे, युग्मन प्रारंभ हो जाएगा, तो ये होगी। तो अब युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 1 2 ये हैं और 2 ऊपर है, 4। तो बस करना इतना है कि पहले एनर्जी का जो सेट है वो नीचे बनाना है, वो ऊपर। अगर हम बात करें Fe+3 की 3d5 है, तो वो हम पहले कर चुके थे 3d5 वाला, Fe+3 कर दें तो 3d5 हो गया भाई। तो इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाना है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 ही होंगे। अगर बात 3d7 की करें कोबाल्ट में, कोबाल्ट +2, तो 3d7 में देखिए 5 ये 6 और 7, तो इसके 5 और हैं, यहाँ से जोड़े बनेंगे 6 और 7। कितने बच रहे हैं, 2 और 1 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा, 3। बात अगर निकिल +2 3d8 की करें, तो अगर हम ये Ni+2 कर लें और 8 इलेक्ट्रॉन करें, यहाँ बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मन हो जाएगा, तो केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बात अगर हम करें कॉपर Cu+2 माने 3d9 की, तो यहाँ पर 1 बढ़ेगा, तो ऊपर एक जोड़ा बन जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने सामान्य रूप से डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3D में, और फिर असफल की स्थिति में जलयोजित जब संकुल बनाएगा तब किस प्रकार से उनको दर्शाएंगे, तो वो सब मैंने आपको करके बताया। तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, आप इसको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व भारी संक्रमण तत्वों के अनेक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, टिप्पणी कीजिए। तो अभी मैं आपको समझा रहा था क्वेश्चन नंबर 35 में जिन 4 पॉइंट के आधार पर उसने प्रथम संक्रमण श्रेणी और बाद द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी की तुलना की है, तो उसमें अंतर आए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसे हम 3D, और जो द्वितीय भारी संक्रमण है ये उन्हें 4D और 5D संक्रमण श्रेणी कह रहे हैं, भारी संक्रमण तत्वों को। तो अगर हम तुलना करें तो सबसे पहली तुलना तो परमाणु त्रिज्या को लेकर है। देखिए 3D संक्रमण श्रेणी से ज्यादा परमाणु त्रिज्या 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों की होती है, जबकि 4D और 5D श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या लगभग समान हो जाती है। दूसरा अंतर यह है, अगर हम आयनन एंथैल्पी की बात करें तो जो 5D संक्रमण श्रेणी है उसकी आयनन एंथैल्पी इन 3D 4D श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा उच्च होती है। बात अगर करें कड़न एंथैल्पी की, तो 4D तथा 5D श्रेणियों की जो कड़न एंथैल्पी है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा उच्च होती है। बात करें अगर गलनांक क्वथनांक की, तो 4D और 5D श्रेणियों के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो 3D संक्रमण श्रेणी से उच्च होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4D और 5D संक्रमण श्रेणी की परमाणु त्रिज्या, कड़न एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी तथा गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की अपेक्षा। तो इस प्रकार से इनमें ये अंतर भी है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें देखिए चुंबकीय आघूर्ण के मान दिए हुए हैं और उपसेचन यौगिक है, तो उसका सीधा मतलब अगले चैप्टर से है, माने उपसेचन यौगिक से है। तो जब मैं उपसेचन यौगिक आपको पढ़ाऊंगा तो उस 38वें क्वेश्चन को वहां पर आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो आपको मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके अभ्यास में है, जो अभ्यास चैप्टर के बाद है, वो मैंने आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया है, उसको लिखाया भी है। तो आपको ये समझ में निश्चित आया होगा। आप अपनी कॉपी पर इन सारे क्वेश्चंस को आंसर सहित नोट कर लें, रिवाइज करें, क्योंकि यहां से देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर बात करेंगे। जब तक आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध वीडियो को, जो लेक्चर्स हैं, उनको रिवाइज करते रहिए, अपना वर्क कंप्लीट रखिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर के जस्ट बाद आपको कार्बनिक रसायन स्टार्ट कराने वाला हूं। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।